Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मैप स्टडी के अंदर। दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्लास 12th आप सभी को पता है कि हम लोगों ने इससे पहले सारी की सारे चैप्टर्स जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आ रहे हैं वो सारे हमने अपलोड कर दिए हैं। अब हम ये वीडियो ऑन डिमांड बना रहे हैं। बिकॉज ऑन डिमांड इसलिए क्योंकि बच्चों ने ये हमसे क्वेश्चन करा कि सर जितने भी क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर हैं उसमें जितने भी मैप्स आ रहे हैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। बिकॉज पेपरों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए या कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। तो इसीलिए ये वीडियो ऑन डिमांड आई है। और दोस्तों मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारी हमारी जो वीडियोस के अपडेट हैं वो मिलते रहें। और साथ में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं कि सीबीएसई में 12th क्लास एग्ज़ाम बोर्ड के हिसाब से मैप स्टडी में कौन कौन से चैप्टर्स जो इंक्लूड करे गए हैं या कौन से नए चैप्टर के अलावा कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि चैप्टर्स आपके 12th क्लास की हिस्ट्री के अंदर टोटल 15 है। तो दोस्तों सभी में से मैप नहीं आ रहे हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये अपडेट्स चैप्टर की मैप स्टडी है। बिकॉज अपडेट चैप्टर्स में इसलिए क्योंकि बहुत सारे मैप हैं आपकी किताब के अंदर, आपको सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको इसमें स्टडी करने के लिए बोलूँगा बस आपको वही पढ़ने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप इतने भी मैप करके चले जाते हैं ना तो भी आपके मैप की रिलेटेड तो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी बहुत आसानी से। और इसके अंदर मैंने रिवीजन नोट्स भी डाले हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर और गाइड जो दोस्तों अभी आपको अकॉर्डिंग टू पेपर के लिए परचेज़ करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उसे बहुत आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। या आपके आसपास कोई मार्केट है तो भी आप उसे परचेज़ करिए ताकि आपके पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस हो, आप रिवीजन अच्छा कर सके और अपना बेस्ट देने के लिए इनका सहारा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैप स्टडी करेंगे और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे सबसे पहले पहले चैप्टर के बारे में। आप देखेंगे पहले चैप्टर का नाम क्लास 12th के अंदर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स है, जैसे आप हिंदी में ईंटें, मनके और अस्थियां बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मैप हैं, जैसे कि पहला मैप अगर हम देखें सम इम्पॉर्टेंट मिच्योर्स हड़प्पन साइट्स, मतलब ऐसी साइट्स जहां पे कहीं ना कहीं सभ्यताओं को जीता जागता देखा गया था। और ये देखा गया था कि यहाँ पे लोगों ने एक परमानेंट सेटलमेंट करके लोगों ने एग्रीकल्चर करना चालू कर दिया था। ये है हड़प्पा सभ्यता की। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर को अगर आपको देखना है, इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर को देखना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस चैप्टर का लिंक आपको मिल जाएगा, इस चैप्टर का स्पेशली, जहां से आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट साइट्स और हड़प्पन सिटीज साइट्स ये भी है। दूसरा आपको ये बताया हुआ है कि एरिया अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन, दैट मीन्स ऐसे एरिया जहाँ पे सबसे पहले देखे गए थे कि लोग किस किस तरीके का क्या क्या काम किया करते थे, ये भी हमने इसके अंदर देखा है। दूसरा फिर हमने तीसरे मैप में ये देखने की कोशिश करनी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का वेस्ट एशिया की कंट्री के साथ कैसा कैसा लिंक था, कौन कौन सी कंट्रियाँ इनके टच में थी या इनका किन किन कंट्रियों के साथ व्यापार होता था। और चौथे मैप में हमें लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन देखने को मिलता है कि कैसे जो हड़प्पा सभ्यता थी उसने एंड में जाके कौन कौन से ऑक्यूपेशन यानी कि कार्य करने की कोशिश करी। अब इस पहले पार्ट के अंदर जो आपका चैप्टर है ईंटे मनके वाला, उसमें से 4 मैप दिए हुए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम अगर देखें तो सीबीएसई बोर्ड ने सिर्फ हमें
एक ही मैप को स्टडी करने के लिए दिया हुआ है और वो आपको 4 मैप पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सिर्फ मैच्योर हड़प्पन साइट्स को अकॉर्डिंग टू इंडियन मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकेंगे। और देखिए अब इस मैप के अंदर आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा कि जो रिवर सिंध इंडस रिवर के आसपास जितने भी लोग बसे हुए हैं ज़्यादातर वही साइट्स आपको मैप के अंदर फिल करने के लिए आती है। इसीलिए ये वाला मैप जो है आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो मैप 1 है सम इम्पॉर्टेंट मैच्योर हड़प्पन साइट्स, ये आपको स्टडी करनी है। जैसे अब अकॉर्डिंग टू हम इंडियन मैप के अकॉर्डिंग देखें तो हमें लगभग 11 साइट्स की स्टडी करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन सी अकॉर्डिंग टू मैप आएगी, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 पे। नंबर 1 पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको हड़प्पा दिखाई दे रहा होगा। हड़प्पा पहला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जीता जागता एग्जाम्पल हमें देखने को मिला था। ये आपको हड़प्पा दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये एक एग्जाम्पल के बिहाफ पे मैं कुछ आपको फिल करके दिखा रहा हूँ और कुछ आपको दोस्तों अपने हिसाब से भी स्टडी करनी है। ओके, तो नंबर 1 ये है। नंबर 2 इसके अंदर नहीं बताया हुआ। नंबर 2 अभी मैं आपको ब्लैंक मैप दूंगा तो आपको वो भर के दिखाना है। नंबर 3 की अगर बात करें तो नंबर 3 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसे आप काली बंगन के नाम से भी जानते हैं। काली बंगन भी एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे ये देखने की कोशिश करी गई थी कि यहाँ पे भी अर्ली मैच्योर साइट्स मिली थी। अब देखो 1 के बाद 3 है, 4 नहीं है, 4 के बाद 5वां, क्योंकि 4 नहीं है तो 4 अब आपको फिल कर ढूंढनी होगी कहाँ पे है। काली बंगन के साथ में अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे आपको 5वें नंबर पे जो मिलेगा वो मिलेगा आपको राखी गिरी। देख रहे हैं ना, आपको राखी गिरी ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। और राखी गिरी जो है वो यहाँ पे फिल करना होगा अगर आपको ये फिल करने के लिए अगर आपको आता है तो। ओके, तो ये राखी गिरी हो गया। और उसके बाद आप 5वें के बाद छठा है यहाँ पे, आप छठा देख सकते हैं। छठा ये लगभग गुजरात की साइड्स है। ये हमने जब यहाँ ढूंढने की कोशिश करी थी, जब हमने पाकिस्तान के इलाके को तो पहले ही खोज लिया था और जब पाकिस्तान का हिस्सा भारत से अलग हो गया था तो हमने अपने भारत के अंदर भी साइट्स ढूंढने की कोशिश करी थी। इसी वजह से 6, 7 और 8 तीनों की तीनों ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे इंडिया के अंदर मिलती है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की स्टडी करते हैं तो आपको जानना ज़रूरी होगा कि इंडिया के हिस्से में कौन कौन सी है। तो छठे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो छठे नंबर पे आपको धोलावीरी दिखेगा। धोलावीरी आपको मूवी भी देखने को मिल जाएगी इसके बारे में। धोलावीरी जो है यहाँ पर बहुत सारी साइट्स हमें बाद में मिली थी। तो यहाँ पे धोलावीरी जो है दोस्तों, धोलावीरी ये छठे नंबर पे है। उसके बाद 7वें नंबर पे अगर आप देखेंगे नागेश्वरम है यहाँ पे, नागेश्वरम। तो नागेश्वरम भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और 8वें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आपको लोथल दिखाई देगा। तो यानी कि 3 ऐसी साइट्स हैं जो दोस्तों हमें सिर्फ गुजरात के हिस्से में मिलती है। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि एक धोलावीरी हो गया, ये आपका लोथल हो गया और उसके बाद यहाँ पे नागेश्वर हो गया। हालांकि यहाँ पे रंगपुर भी है यहाँ पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मैंने फिल करके दिखाया वो 3 दिखाया है। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के हिस्सों में सबसे इम्पॉर्टेंट तो पाया गया था हड़प्पा। उसके बाद दूसरी मैच्योर साइट्स अगर देखी जाए तो यहाँ पे 4 नंबर पे है, 9 नंबर पे है, 10 पे है, 11 पे है। तो अगर 9 नंबर की बात करी जाए तो हड़प्पा के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट साइट्स में से जो मानी जाती है वो मानी जाती है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सबसे इम्पॉर्टेंट और मैच्योर साइट्स में से है जहाँ पर बहुत सारे बिजनेस ट्रेड्स भी देखे गए थे, है ना। उसके बाद अगर 10वें नंबर की बात करें तो 10वें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जुन्होद करके जगह है। और अगर 11वें नंबर की बात करें दोस्तों तो 11वें नंबर पे आप देखेंगे कोट दीजी ये एक जगह है। आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा कोट दीजी, ये मोहनजोदारो है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जुन्होद है। और मेरे हिसाब से बालाकोट अगर आप देखेंगे यहाँ पे बालाकोट भी दिखाई दे रहा है। तो बालाकोट क्योंकि कोस्टल लाइन के पास है तो इसीलिए इसको भी जानना ज़रूरी है कि बालाकोट दोस्तों
ये किस तरीके से कोस्टल लाइन के पास था, तो इसीलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ज़्यादातर तो नहीं, पर ऐसे आप इसे स्टडी कर सकते हैं कि जो हिस्सा पाकिस्तान में साइट्स देखी गई है वो कौन सी थी, ठीक है। उसके बाद जो हिस्सा इंडिया के अंदर देखा गया है वो कौन सा था। आप इसे दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोस्टल लाइन के पास इलाके होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। तो कोस्टल लाइन के अंदर एक तो यहाँ पे बालाकोट है, ये नागेश्वर है, और यहाँ पे जो बालाकोट के साथ में यहाँ पे आपको लोथल दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीन साइड्स मेरे को लगता है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस होता है ना, तो आप देखेंगे पानी का जो कोने वाला इलाका होता है ना, यहाँ से बिजनेस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये साइड्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इन साइट्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि पेपर में ये 5 साइट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। मैं वीडियो के अंदर इसका इन पूरे के पूरे मैप का एक लिस्ट दे दूंगा, जहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, प्रैक्टिस करने के लिए भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, जिसे आप हिंदी में राजा, किसान और नगर बोलते हैं। दोस्तों इसके अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास 2 मैप के साथ तीसरा मैप भी दिखाई देता है। पहले मैप में ये बताया हुआ है कि आपको बताना है कि अर्ली स्टेट्स कौन से थे और उनकी कैपिटल कौन सी थी। मतलब जब भारत बन रहा था तो 16 महाजनपद बने थे। 16 महाजनपदों में से कौन कौन से जनपद कौन कौन से थे और उनके कैपिटल्स के बारे में पूछा हुआ है। जैसे आज एट प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश है तो उसकी कैपिटल क्या है, बिहार है तो उसकी कैपिटल क्या है। ऐसे जब देश बनने से पहले जब छोटे छोटे महाजनपद बन रहे थे तो उसमें अर्ली स्टेट का मतलब महाजनपद हो गया और उनकी कैपिटल्स कौन सी है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि मगध इज़ अ स्टेट और उसकी कैपिटल जो है वो है राजगीर, ठीक है ना। तो ऐसे पूछा गया है। दूसरा दोस्तों ये देखने की कोशिश करी गई है कि कैसे पूरे भारत को कैप्चर करा गया था अशोक सम्राट के द्वारा। तो जब अशोक सम्राट जी मरे तो उनके द्वारा मैसेजेस, उनके द्वारा उनके इंस्क्रिप्शंस, उनके द्वारा लिखी गई चीज़ें, उनके पिलर्स कौन कौन से कहाँ कहाँ पे रखे गए थे, क्योंकि अशोक एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी राय पूरा का पूरा विश्व मानता था। और आपको पता है कि सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने अपने खुद का एक तरीके का, मैं कह सकता हूँ कि एक धम्मा बनाया था, प्रिंसिपल्स बनाए थे। और सम्राट अशोक ने कैसे बुद्ध धर्म अपनाया और उसने दूसरे देश की कंट्री को भी इसे मानने के लिए कहा। इवन उसके साथ एक और मैप है, वो मैप यही है कि आपको बताना है सम इम्पॉर्टेंट किंगडम्स, मतलब ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं और उनके टाउन्स कौन कौन से हैं। हालांकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तीनों के तीनों मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और उनमें से अगर हम पहले मैप की स्टडी करें, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मैप, जिसमें से पूछा गया है अर्ली स्टेट्स, मतलब शुरुआती स्टेट्स कौन कौन से हुआ करते होंगे, है ना। तो देखो स्टेट बहुत सारे थे। अब 16 के 16 महाजनपदों के बारे में तो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अगर देखा जाए तो हम सारे महाजनपदों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में अगर आप देखेंगे तो 3 महाजनपद बहुत ज़्यादा फेमस थे। बिहार में पहला महाजनपद अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वजी। वजी आपको दिखाई दे रहा होगा बिहार के अंदर, है ना, वजी। वो देखो यहाँ की राजधानी थी ये। दूसरी अगर देखी जाए तो यहाँ पे मगध आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मगध है। और दोस्तों अगर तीसरा देखा जाए बिहार के अंदर ही जो 8वें नंबर पे है वो है हमारा राजगीर। मतलब ये ऐसी ऐसी जगह है जो स्टेट भी है और कैपिटल भी है, लेकिन ये वो है जो सिर्फ बिहार के अंदर पाई जाती है ना। तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ये वजी हो गया, ये मगध हो गया और ये राजगीर हो गया, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ पेपर में फिल करने के लिए बिहार के अंदर से आ सकती है। और अगर अब उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो 3, 5, 4 और 11 उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिकली तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो उसे हम कौशल बोलते हैं, कौशल,
है ना, ये भी एक तरीके का उस समय पे स्टेट था। उसके बाद चौथे नंबर पे देखा जाए तो दोस्तों उसे कुरु के नाम से जाना जाता है, जैसे आप कुरुक्षेत्र जहाँ पे युद्ध हुआ था। उसके बाद अगर आप 11th पे देखते हो तो दोस्तों ये है वाराणसी। वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये 3 साइट्स बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हैं कुरु ये रहा, उसके बाद कौशला ये रहा और वाराणसी ये रहा। इवन इंद्रप्रस्थ भी पेपर के अंदर फिल करने के लिए आ सकता है, पांचाल भी आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो आपको करना है उत्तर प्रदेश में से वो आप इन्हें ज़्यादा करिए, जैसे कि कुरु हो गया, कौशाल हो गया, वाराणसी हो गया, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सारे प्लेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अगर वह मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में 7वें और 9वें नंबर पे है। 7वें और 9वें नंबर पे तो दोस्तों 7वें नंबर पे आपको अवंती दिखाई दे रहा होगा। अवंती बहुत बड़ा फेमस प्लेस है आज की डेट में भी। और अगर 9वें नंबर पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो है उज्जैन, ठीक है ना। तो आपको अवंती और उज्जैनी दोनों ही यहाँ पे मध्य प्रदेश के हिस्से में आपको दिख जाएंगे। तो बेसिकली बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और साथ में अगर पाकिस्तान के हिस्से में देखा जाए उस टाइम पीरियड पे तो पाकिस्तान के हिस्से में आपको 6ठे और 10वें नंबर पे मिलेगा। 6ठे नंबर पे अगर आप देखें 6th नंबर पे तो आपको उस गांधार दिखाई दे रहा होगा। गांधार आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा। और 10वें नंबर पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है तक्षशिला। अब दोस्तों तक्षशिला इसलिए फेमस है क्योंकि चंद्रगुप्त ने अपनी अर्ली जो स्टडी ली थी ना वो यहीं पे ली थी। तो दोस्तों इसमें कहाँ कहाँ की बातें बताई जा रही है, यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार के बारे में, बिहार में कौन कौन से है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से है, और साथ में यहाँ पे एमपी के अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर कश्मीर में पाकिस्तान के हिस्से में जो टच में है वो कौन कौन से हैं। तो 4 स्टेट्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करवाई गई है। आप चाहें तो दोस्तों और भी स्टडी कर सकते हैं। आप ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 5 है फिल करने के लिए। आप इसे फिल करिए, फाइंड आउट करिए, और मेरे को गारंटी है कि यही 5, इससे बाहर कोई नाम नहीं आएगा। दूसरी अगर बात कर ले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन पिलर्स, तो दोस्तों ये आपको स्टडी करना होगा सेल्फ। उसके बाद आप देखेंगे कि एक तीसरा मैप है, वो ये बता रहा है कि सम इम्पॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है खुद से। मैं एक एक आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं चौथे पार्ट की, जैसे आप थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स बोलते हैं, जैसे आप विचारक, विश्वास और इमारतें। दोस्तों बुद्धा के मरने के बाद मेजर बुद्धिस्ट साइट्स बनाई गई थी, क्योंकि बुद्धा के प्रिंसिपल इतने फेमस थे कि समय समय पे उनकी हर एक चीज़ को अलग अलग प्लेस पे रखा गया था। क्यों? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा फेमस थी कि उनके विचारक, उनको फॉलो करने वाले जितने भी लोग थे उनको ये मानते थे कि भाई इनके दांत, इनके बाल, हाथ, नाखून, शरीर, कपड़े जो भी थे उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी साइट्स पे रखा गया। इवन ये कहा जाता था कि भारत के अंदर कम से कम 45,000 बुद्धिस्ट साइट्स थे जो उस टाइम पीरियड पे, अशोका के टाइम पीरियड पे उसे इस्टेब्लिश करे गए थे। लेकिन दोस्तों फिर वो बौद्ध स्थल जो थे बाद में समय समय पे ख़राब होते चले गए। कहीं पे उनकी क्या कहते हैं देखभाल नहीं करी गई, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गई। इसीलिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेजर बुद्धिस्ट साइट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेजर बुद्धिस्ट साइट्स अगर हम देखें तो लगभग 9 आपके बुक के अंदर मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहला अगर हम बिहार के अंदर देखें जो 7वें नंबर पे आता है, बिहार के अंदर आप देखोगे अगर 7वें नंबर पे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा बरहुत करके आपको दिखाई दे रहा होगा। बरहुत ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों ये बिहार के अंदर है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना होगा कि बिहार के अंदर मैंने गलत बोल दिया। 7th नंबर पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो है बोध गया, ठीक है ना। बोध गया, मैंने बिहार के अंदर बताना था उसे, मैंने उसे गलत बता दिया कहीं और। लेकिन दोस्तों बोध गया एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे बुद्धिस्ट साइट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट साइट्स बनाई गई थी। तो ये बिहार के अंदर आपको मिलेगा। ओके, अब अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 8वें नंबर पे है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 8वें नंबर पे जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है श्रीवस्ती। तो ये भी एक प्लेस है, आप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। श्रीवस्ती इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन श्रीवस्ती भी है जो पेपर में फिल करने के लिए आ सकता है।
और दोस्तों दूसरी साइट जो है वो आपको चौथे नंबर पे दिखाई दे रही है नेपाल के अंदर, जैसे आप क्या बोलते हैं लुम्बिनी, क्या बोलते हैं लुम्बिनी। तो दोस्तों इस तरीके से लुम्बिनी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस हो सकती है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी आपको ये दिखाई दे रहा होगा नेपाल के बिल्कुल टच बाउंड्री में उत्तर प्रदेश के। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए 8वें नंबर पे, तो 8वें नंबर पे अभी हमने फिल कर लिया है। देन मध्य प्रदेश की बात करी जाए जो दूसरे और छठे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे सांची है। और दोस्तों सांची के स्तूप के बारे में तो आपने स्टडी करी ही होगी। छठे नंबर पे है आपका यहाँ पर जो बौद्ध के बारे में है वो है बरहुत, बरहुत करके। तो यहाँ पे आपको सांची और बरहुत दोनों दिखाई देंगे जो मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अगर महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में 5वें और 9वें नंबर पे है। 5वें नंबर पे आप देखेंगे बुद्धिस्ट साइट्स में से नासिक बहुत फेमस है, नासिक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, नासिक ये रहा। उसके बाद अगर 9वें नंबर पे देखा जाए तो 9वें नंबर पे जो है वो अजंता है, अजंता की गुफाएं भी बहुत फेमस है, इसी वजह से अजंता साइट्स बहुत फेमस है। तो ये है महाराष्ट्र के अंदर, ओके। तो इस तरीके से बुद्धिस्ट साइट्स को हम देख सकते हैं। फिर अगर बात करें हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ के जस्ट अगर यहाँ निचले वाले हिस्से में बात करें तो यहाँ पे भी हमें साइट्स देखने को मिलेगी 1 और 3 नंबर पे। तो 1 नंबर पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 नंबर पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो नागार्जुन कोड़ा, ये 1 नंबर पे है। और आपको तीसरे नंबर पे जो दिखाई दे रहा है वो है अमरावती, ओके। तो ये अमरावती भी बहुत फेमस है, आपने पेपर के अंदर पढ़ा होगा, सांची का स्तूप और अमरावती के स्तूप के कंपैरिजन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी साइट्स हैं 9 साइट्स, वो कैसे बताती है कि जो बुद्धिस्ट की मेजर साइट्स है ना, बुद्धिस्ट की मेजर साइट्स के बारे में ये बताने की कोशिश करती है। तो दोस्तों पेपर में अगर आपको फिल करना है तो आप ज़्यादातर एक एक हर स्टेट से देख सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र में कौन सा है, छत्तीसगढ़ में कौन सा है, मध्य प्रदेश में कौन सा है, नेपाल में, इवन बिहार में, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है। अगर आपको इस चैप्टर की दोस्तों वीडियो देखनी है, वीडियो लेक्चर देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हमने 1 घंटे के लेक्चर को बनाने की कोशिश करी है। 1 घंटे के अंदर आप इसे पूरा कवर कर पाएंगे। वीडियो को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ओके। हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ें लेके आते हैं ताकि आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकें। उसके बाद बात करते हैं 7 चैप्टर। 4 चैप्टर के बाद 5th 6th ये कोई सा नहीं आ रहा है। उसके बाद डायरेक्टली पेपर में जो आ रहा है वो आ रहा है 7 चैप्टर। इसके अंदर ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि किस तरीके से जो विजयनगर साम्राज्य है वो 14th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में दक्षिण भारत के अंदर कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था। मतलब पूरा का पूरा उन्होंने नहीं पूछा है, सिर्फ दक्षिण भारत, क्योंकि आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य 14 से 18 शताब्दी के बीच में दक्षिण के अंदर ही फैला हुआ था। और इसमें समय समय पे 4 वंशों ने समय समय पे इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपको बताना है हु इज़ द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन का कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें समझ में भी आ सके कि हाँ भाई आप देखते हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों साउथ के अंदर 14 से 18 सेंचुरी के बीच में मध्यम काल में बताना है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी जो उस टाइम पीरियड पे कवर की गई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के अंदर 6ठा, 8वां और 10वें नंबर पे है। तो 6ठे नंबर पे अगर हम देखें तो हम देखेंगे कांचीपुरम। कांचीपुरम जो है विजयनगर साम्राज्य का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। उसके बाद 8वें नंबर की बात करें अगर हम, तो 8वें नंबर पे तंजवीर है दोस्तों। तंजवीर ये वही प्लेस है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े टेम्पल बनाए जाते थे। और उसके बाद 10वें नंबर पे जो देखने को मिलता है हमें, वो मिलता है तिरुवली। तिरुवली, ठीक है ना। ये कौन कौन से प्लेस हो गए, 3 प्लेस हो गए जो तमिलनाडु के अंदर है। तो आपको तीनों मिल जाएगा। तंजवीर आपको ये दिखाई दे रहा है, तिरुवली आपको ये दिखाई दे रहा है, और कांचीपुरम यहाँ पे नहीं दे रखा, लेकिन मदुराई जो है दोस्तों वो भी फेमस है। कांचीपुरम ये आपको दिखाई दे रहा है ना। तो कांचीपुरम भी मिल गया हमें। उसके बाद
तंजवीर मिल गया हमें, और यहाँ पे तिरुवली मिल गया। तो दोस्तों ये वो हिस्सा है जो उस टाइम पीरियड पे किसके अंदर आता था, ये उस टाइम पीरियड पे तमिलनाडु के अंदर एट प्रेजेंट टाइम आता है, बाद उससे पहले तो नहीं। अगर हम यहाँ पे अब कर्नाटका की बात कर ले तो 11वें नंबर पे कर्नाटका के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे किवलिंग करके प्लेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटका के अंदर किवलिंग करके एक प्लेस है। ओके, तो ये किवलिंग है। उसके बाद दूसरी बात कर ले इस वाले प्लेस में दोस्तों, ये तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे 1 है, 3 है, 4 है, उसके बाद 9 है, तो यहाँ पे भी बहुत सारी प्लेसेस, 7 है। तो अगर 1 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, 9 की बात करें और 7 की बात करें, तो 1 में आपको दिखाई दे रहा है बीदर, ठीक है ना, 1 में आपको दिखाई दे रहा है बीदर। तो क्या यहाँ पे बीदर है? यहाँ पर बीदर नहीं दे रखा है। तो उसके बाद 3 नंबर की बात करें तो यहाँ पे बीजापुर, आपको याद होगा कि कैसे यहाँ के सुल्तानों से विजयनगर साम्राज्य की लड़ाई हुआ करती थी उस टाइम पीरियड पे, तो ये है बीजापुर। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे जो है हमारा वो है विजयनगर साम्राज्य, ये तो कैपिटल थी, आपको पता ही है, विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल थी ये तो। उसके बाद 9वें की बात करें तो 9वें के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोलार यहाँ पे कोलार है। 7वें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो 7वें नंबर पे जो आपको दिखाई देगा वो है मैसूर। तो दोस्तों सिर्फ यहाँ पे मैसूर के बारे में बताया हुआ है, बाकी और प्लेसेस नहीं दे रखी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम यहाँ की बात करें, आपके क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ की बात करें, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2nd और 5th नंबर पे। तो 2nd नंबर पे जो हमें एक प्लेस दिखती है वो दिखती है हमें गोलकुंडा, ठीक है ना, ये भी विजयनगर साम्राज्य का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद 5th प्लेस की बात करें तो ये है चंद्रगिरी भी एक प्लेस है जहाँ पे विजयनगर साम्राज्य को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दी गई थी। ओके, तो ये हो गई। अब महाराष्ट्र की अगर बात कर ले महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र है 12वें नंबर में, एक साइट्स वहाँ पे दिखाई दी है जैसे आप बरार बोलते हैं, बरार, ओनली बरार, ठीक है। तो ये सारी साइट्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप चाहे तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक मैप दे रखा है, सिर्फ 5 ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं डायरेक्टली 8वें की। 7th चैप्टर के बाद 8वें चैप्टर के बारे में पूछा गया है, और दोस्तों 8वें चैप्टर के अंदर ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि किस तरीके से अकबर, बाबर, औरंगज़ेब, इन लोगों ने कैसे अपनी इस्टेब्लिशमेंट करी थी जब वो भारत के अंदर आए थे। समय समय पे बाबर, अकबर और औरंगज़ेब के अधीन बहुत सारे प्लेसेस थे। इवन मुग़ल डायनेस्टी ही एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसने पूरे भारत को अपने अंडर में टैक्सेशन के अंडर लाने की कोशिश करी थी। तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से पेपर के अंदर पूछा गया है कि कौन कौन सी प्लेसेस उनके अंडर में थी। ओके, तो सबसे पहले तो भाई मैं बात करना चाहूँगा दिल्ली के बारे में। दिल्ली आपको पता है कि आगरा तो उनकी ही थी, है ना, आगरा तो उन्होंने बहुत पहले से ही कैप्चर करी हुई थी, आगरा उनकी पहली राजधानी थी, लेकिन आगरा के बाद वो दिल्ली आ गए थे, तो इसलिए 2nd नंबर पे आगरा है, आप देख सकते हैं। पहले नंबर पे दिल्ली है। उसके बाद 3रे नंबर पे भी उनकी जो बैटल हुई थी पानीपत की, वो आपको पता ही है, पानीपत की बैटल हुई थी, इसलिए 3रे नंबर पे पानीपत बहुत फेमस है। 4थे नंबर पे आमेर है दोस्तों, यहाँ पे आमेर, यहाँ पे भी इनकी डायनेस्टी थी। उसके बाद 5वें नंबर पे अगर आप देखें तो अजमेर भी बहुत फेमस जगह थी जहाँ पे अकबर ने कैप्चर करा हुआ था। उसके बाद 6ठे नंबर पे लाहौर है जहाँ पे इनकी कैपिटल गई थी, ठीक है ना। अब लाहौर दोस्तों कौन से राजा जो थे मुग़ल साम्राज्य की कैपिटल लेके गए थे वहाँ पे, इसका आप कमेंट कर सकते हैं हमें चाहे तो। उसके बाद अगर 7वें नंबर पे देखा जाए तो 7वें नंबर पे गोवा, तो ये वो प्लेस है जो उस टाइम पे मुग़ल साम्राज्य के अंडर में हुआ करती थी। ओके, तो ये सारी की सारी प्लेसेस आपको दिखाई देगी। ये आगरा है, दिल्ली है, पानीपत है, लाहौर है, उसके बाद काबुल और कांधार तक भी इनकी प्लेसेस थी, गोवा है ना, पटना है, अम्बाला है, अजमेर है, आमेर है। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से बहुत आसान होगा आपके लिए, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी फिल करने में, ये तो बहुत इजी आ सकता है। अगर ये पेपर के अंदर आ गया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे।
उसके बाद बात करेंगे रिबल्स एंड राज की। दोस्तों 11 चैप्टर है ये। इस चैप्टर की अगर आपको वीडियो देखनी है, पूरा लिंक देखना है, लेक्चर देखना है, तो दोस्तों आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब इसके अंदर ये बताया हुआ है कि आपको बताना है कि ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर कौन कौन सी प्लेसेस थी। ब्रिटिश कंट्रोल मतलब जहाँ जहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपनी रेजिमेंट्स बना दी थी, तो उनके अंडर में कौन कौन से ऐसे रेजिमेंट्स थे जो उस टाइम पीरियड में इनके कंट्रोल में आया करते थे। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी प्लेसेस थी। मोस्टली तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने बंगाल से शुरुआत करी थी, बंगाल से घुसते 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 ये इधर के प्लेसेस में आ गए थे। कोस्टल लाइन के प्लेसेस में ज़्यादातर इन्होंने राज करा था, और इवन कुछ हिस्से पाकिस्तान में भी थे जो ब्रिटिश के कंट्रोल में उस टाइम पीरियड पे आया करते थे। तो इस तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो नंबर 1 पे अगर देखें तो हम पंजाब हमें देखने को मिलेगा कि कैसे उन्होंने पंजाब को कवर किया हुआ था। तो पंजाब भी उनकी ऐसी प्लेस थी जो आप देख सकते हैं उनके अंडरटेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट थी। उसके बाद पाकिस्तान का एक प्लेस था जो सेकेंड नंबर पे आता है, जिसे आप सिंध के नाम से जानते हैं, वो भी उस टाइम पीरियड पे ब्रिटिश टेरिटरी में से एक थी, ब्रिटिश ट्रस्ट में से एक थी। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करें अगर, तो बॉम्बे आपको दिखाई देता है, मुंबई उस समय से बोला जाता था, ये चौथे नंबर पे इनके अंडरटेकिंग में थी। उसके बाद तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे अगर देखा जाए तो मद्रास है, ठीक है ना। उसके बाद 5वें नंबर पे अगर देखा जाए तो फोर्ट सेंट डेविड करके एक प्लेस हुआ करती थी उस टाइम पीरियड पर, ये भी उनके अंडरटेकिंग में हुआ करती थी। उसके बाद अगर 6th नंबर पे देखा जाए, 6th नंबर पे तो आपको ये दिखाई दे रहा है 6th नंबर, आप इसे मसूलीपट्टनम के नाम से जानते हैं। दोस्तों मसूलीपट्टनम जो एक नाम है, मसूलीपट्टनम एट प्रेजेंट टाइम किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। आप विकिपीडिया पे सर्च करके इसका ओरिजिनल नाम पता करिए और हमें कमेंट करिए। उसके बाद 7वें नंबर पे अगर देखा जाए जो उनके अंडरटेकिंग में था वो बिहार था, ओ बंगाल था 7वें नंबर के अंदर। उसके बाद 8वें नंबर की बात करी जाए तो दोस्तों वो बिहार है। उसके बाद अगर 9वें नंबर की बात करी जाए, 9वां नंबर ये रहा, तो 9वें नंबर की अगर बात करी जाए तो ये उड़ीसा है। उसके बाद अगर 10वें नंबर की बात करी जाए तो ये 10वां नंबर आपको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इसलिए ये अवध है जो उनके अंडरटेकिंग में था। 11वें नंबर की अगर बात करी जाए, 11वें नंबर की दोस्तों, तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है सूरत। उस टाइम पीरियड पे से सूरत बोला जाता था जो आपके गुजरात के अंदर था। उसके बाद 12वें नंबर की बात करी जाए तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है कोलकाता। दोस्तों कोलकाता जो है उस टाइम पीरियड पे अंडरटेकिंग में था आपके ब्रिटिशर्स के। 12वें के बाद अगर 13वें नंबर पे बात करी जाए तो बंगाल के अंदर ढाका प्लेस थी जो उस टाइम पीरियड पे इनके अंडर में थी, ठीक है ना। उसके बाद ढाका के बाद अगर 13वें के बाद 14वें नंबर की बात करी जाए तो आप ये देख सकते हैं, ये चटगांव करके ये प्लेस है जो उस टाइम पीरियड पे अंग्रेज़ों के अंडर में थी। 5वें नंबर की बात 15वें नंबर की बात करी जाए तो बिहार की राजधानी पटना, वो भी उनके अंडर में थी। 16वें नंबर की बात करी जाए तो हमारा बनारस, वो भी उस टाइम पे उनके अंडर में था। 7वें नंबर की बात करी जाए दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है बनारस के पास इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद का नाम अब कुछ और हो चुका है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं हमें। एट प्रेजेंट टाइम इलाहाबाद किस नाम से जाना जाता है। और अगर 18वें नंबर की बात करी जाए तो नवाबों का शहर लखनऊ, दोस्तों वो भी उस टाइम पीरियड पे अंग्रेज़ों के अंडर में था। मतलब ये तो कुछ सिलेक्टेड ही प्लेसेस है कि इतने प्लेसेस अंग्रेज़ों के अंडर में थी, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी दूसरी प्लेसेस भी उनके अंडर में थी। सिर्फ यहाँ पे 18 बताई हुई है, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं इन 5 की, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब लास्ट मैप की बात करेंगे, वो बात करेंगे हम महात्मा गांधी और नेशनलिस्ट मूवमेंट की। हमें ये पता करना है कि कौन से प्लेस पे जो क्या कहते हैं आपका आंदोलन हुआ था उस टाइम पीरियड पे, वो कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हुए थे। ओके, तो इसमें 10 है क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड है, इसीलिए हमें जानने की ज़रूरत है कि भाई ये कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे हुए थे।
तो दोस्तों क्योंकि ये वाला इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन थे, इसीलिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स है जहाँ पे नेशनल मूवमेंट्स की शुरुआत हुई थी। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 पे, तो गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो था इस एपिसोड की वजह से मैं बोल सकता हूँ, या इस मूवमेंट की वजह से मैं बोल सकता हूँ बहुत फेमस था, जैसे आप चंपारण एपिसोड के नाम से जानते हैं। चंपारण एक गांधी की लाइफ का पहला ऐसा मूवमेंट था जिन्होंने गांधी की लाइफ को बदल दिया था। गांधी की लाइफ में मैं बोल सकता हूँ 1915 के बाद चंपारण एपिसोड 1916 के अंदर चलाया गया, और सेकंड नंबर पे जो आंदोलन चलाया गया वो खेड़ा चलाया गया, और थर्ड नंबर पे जो चलाया गया आंदोलन वो अहमदाबाद चलाया गया। दोस्तों ये 3 मूवमेंट गांधी की लाइफ के टर्निंग पॉइंट थे, और उसके बाद उन्हें सही मायने में लोगों के द्वारा महात्मा के नाम से जाना जाने लग गया। इसलिए 3 प्लेस तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि बिहार के अंदर चंपारण है, और गुजरात के अंदर अहमदाबाद और खेड़ा मूवमेंट, जो गांधी की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद अगर बात करें जो चौथे नंबर पे आता है मूवमेंट, वो उस टाइम पीरियड पर आप देख सकते हैं कि वहीं पे ही चलाया गया था, लेकिन दोस्तों बनारस में चलाया गया था वो आंदोलन। उस टाइम पीरियड पर हिंदी भाषा को लेके बहुत सारे पुरजोर विवाद चल रहे थे, इसी वजह से फिर उसके कुछ समय के बाद अमृतसर के अंदर भी मैं बोल सकता हूँ जो 5वें नंबर पे वहाँ पे चलाया गया था आंदोलन। 6ठे नंबर पे भी चलाया गया था आंदोलन, ये तो इतना फेमस था, आप देख सकते हैं कि चोरी चोरा कांड जो है दोस्तों बहुत फेमस हुआ था, जो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर है, और इसमें कितने सारे थानेदार को मार दिया गया था जला के, है ना। उसके बाद 7th नंबर पे है लाहौर के अंदर एक मूवमेंट चलाया गया था उस टाइम पीरियड पे। उसके बाद 8वें नंबर का अगर देखा जाए तो बरदोली कांड जो था, बरदोली करके एक प्लेस था जहाँ पे मूवमेंट चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा और बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडरों के द्वारा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है डांडी मार्च, जिसे आप डांडी की यात्रा बोल सकते हैं दोस्तों। ये आपको दिखाई दे रहा है डांडी, ये भी एक ऐसा मूवमेंट था जिसने हमें नमक तोड़ने का एक आंदोलन चलाना पड़ा। उसके बाद 10वें नंबर पे है मुंबई, यहाँ पे भी आंदोलन होते रहे थे कपास से रिलेटेड। उसके बाद अगर 11वें नंबर की बात करी जाए तो कराची मूवमेंट के अंदर भी उस समय मुसलमानों ने भी गांधी जी के साथ मूवमेंट को चलाने की शुरुआत करी थी। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप सारे मैप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने सभी चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे वॉच आउट कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों मैंने कुछ गाइड, सैम्पल पेपर और टॉप मटेरियल के जो चीज़ें हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर करा हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए इन सभी चीज़ों का। अगर आप सिर्फ सिलेक्टेड इन्हीं मैप की प्रैक्टिस कर लेंगे, 8-10 मैप जो मैंने इसमें कर रखे हैं, आप सिर्फ उन्हें ही पढ़ के चले जाइए, आपको दूसरे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और आप इजी टारगेट से आप अपना पेपर क्रैक कर पाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बिकॉज आप सारी नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगी आपको। मिलते हैं जल्द ही वीडियो के दूसरे पार्ट में। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।